हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं श्याम पचौरी और आपका स्वागत करता हूं जागृति आईएएस में। हमने पिछले सेशन में कालखंड, क्षेत्र, स्रोत और विशेषताओं के अंतर्गत जो वैदिक कालखंड की इकोनॉमी का डायमेंशन हो सकता है उस पर विस्तृत और बृहद चर्चा की। अगर जिन बच्चों ने ये सारी चीज़ नहीं देखी हैं वो पिछले सेशंस को देखें और वहां से अपनी समझ को बेहतर करें। आज के हम इस सेशन में वैदिक कालीन सामाजिक दशा के बारे में चर्चा करेंगे और इनकी सामाजिक विशेषताएं क्या हैं। सामाजिक जो विशेषताएं इनकी हैं वो बहुत प्रमुख हो जाती हैं क्योंकि भारत के आधुनिक नजरिए में अगर हम देखें, भारत को आज के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारी सामाजिक दशाएं हमें वैदिक कालखंड की सामाजिक दशाओं से मिलती जुलती हुई प्रतीत होंगी। इसलिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का सेशन। तो सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत भी हम उसी तरीके से चर्चा करेंगे जैसे कि करते आए हैं। सबसे पहले ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था को जानेंगे और फिर उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था को जानेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक संरचना के अंतर्गत हम ग्रहीय संरचना को जानें। ग्रहीय संरचना का मतलब क्या है, आज आप देखते हैं, अपने परिवार से समझने की कोशिश करें। आपके परिवार की संरचना बनती है तो किन लोगों से बनकर मिलकर के बनती है? सारे सदस्यों से। उसमें पिता होते हैं, माता होती हैं, दादा दादी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, सारे लोगों से मिलकर के एक परिवार बनता है। फिर कई परिवार मिलकर के एक बस्ती बनती है, मोहल्ला बनता है। उस जैसे कई मोहल्ले या बस्ती मिलकर के एक गांव या एक शहर का निर्माण करते हैं और कई शहर मिलकर के या कई शहर या ऐसे ही कई गांव सब लोग मिलकर के एक जिले का निर्माण करेंगे और ऐसे जिले एक स्टेट का और ऐसे सारे स्टेट्स मिलकर के पूरे देश का निर्माण करते हैं। आधुनिक पैटर्न में अगर देखें तो सबसे छोटी इकाई क्या है सामाजिक व्यवस्था की? परिवार। यहां भी वो परिवार ही है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार है। परिवार में किसकी प्रधानता है? आधुनिक भारत के अंदर हिंदू परिवारों में जो व्यवस्था है वो उस ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था से मिलती जुलती है। आपके परिवार में किसकी प्रधानता है? पिताजी की प्रधानता आपको देखने मिलेगी। पिताजी जो कहते हैं वही चलता है, कोई उनकी बात को नहीं टालता। पुत्र उनकी निगाहों में चलते हैं, नहीं चलते तो वो तो ऐंठ के बैठ जाते हैं, नहीं बैठ जाते तो कभी कभी मार भी पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। स्त्रियां उस हिसाब से चलती हैं जैसे पति कहते हैं। तो पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधानता है, परिवार के अंदर पुरुष प्रधानता है और ये पुरुष प्रधानता ऋग्वैदिक कालखंड से ही हमें देखने को मिलती है। फिर विवाह। विवाह क्या है? विवाह बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, आज भी माना जाता है। आज भी विवाह बहुत यथोचित पद्धति से होता है। उसके लिए हम बहुत सारा तामझाम करते हैं, पंडित आते हैं, पंडित वेदोच्चार करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। तो बहुत सारा रीति रिवाज का पालन किया जाता है। लड़का घोड़चढ़ी करता है, बारात निकलती है, फिर जयमाला पड़ती है, फिर उसके बाद शाकोच्चार वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। सुबह में फिर मंत्र पढ़े जाते हैं, फिर न जाने कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। यानी विवाह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार आज भी बना हुआ है। तो ये व्यवस्था ऋग्वैदिक कालखंड से ही निकलती है। वहां विवाह को संस्कार माना जाता है और अत्यंत पवित्र संस्कार माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज को हम संस्कार मानते हैं उसका खंडन नहीं किया जाता। विवाह अगर संस्कार है तो उसे तोड़ा नहीं जाता। डाइवर्स के लिए उसमें जगह नहीं होती, तलाक जैसे शब्दों का उपयोग नहीं हो सकता, विवाह विच्छेद के लिए नहीं होता। पति पत्नी का संबंध
एक जन्म के लिए नहीं होता, 7-7 जन्मों के लिए होता है। ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकल रहा है ऋग्वैदिक कालखंड से। तो हमारी जो ग्रहीय संरचना के बारे में समझ बन सकती थी वो बन गई। अब हम यहाँ से आगे बढ़ें तो जीवन पद्धति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो खानाबदोश है जीवन पद्धति। हमने आपसे इकोनॉमी के सेशन में बात की थी कि ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत जो इकोनॉमी का आधार है वो पशुपालन है, और पशुपालन जहां इकोनॉमी का आधार होगा वहां खानाबदोश सामाजिक व्यवस्था ही पाई जाएगी, क्योंकि लोगों को जिस स्थान पर चारा प्राप्त होगा अपने पशुओं के लिए वहां थोड़े दिन ठहर जाएंगे। पशु वहां का जब चारा खत्म कर देंगे अपना खा पी करके, तो फिर वहां से निकल जाएंगे दूसरे स्थान के लिए, दूसरे स्थान पर जहां की चारा मिलेगा उन्हें। तो इसी प्रकार से भ्रमण होता रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग आते जाते रहेंगे। तो खानाबदोश है। ग्रामीण है। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, जो लोग पशुपालन करते हैं, जो कृषि करते हैं, वो कैसे लोग होते हैं? वो ग्रामीण लोग होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ही ऐसी आर्थिक प्रणालियां हमें देखने को मिलती हैं जहां पशुपालन होता है, जहां कृषि होती है, जहां खनन होता है, या अन्य प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं। जहां कृषि से इतर, पशुपालन से इतर मतलब इसके अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां होंगी, जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत व्यापार दिखाई देता है, उद्योग दिखाई देता है, बड़े स्तर पर दिखाई देता है, जहां गृह निर्माण की संरचना एक अलग प्रकार की दिखाई देगी। हम कहेंगे कि ये नगरीय सभ्यता है। हमने नगरीय सभ्यता का विश्लेषण हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अच्छे से किया। ये ग्रामीण है क्योंकि इनके गृह बहुत छोटे छोटे हैं, पक्की ईंटों से निर्मित नहीं है। विशेष बात तो यह है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में जैसे हड़प्पा सभ्यता के हमें घर मिले, वैसे कोई प्रमाण हमें वैदिक सभ्यता से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि गृह या घरों का जो निर्माण हो रहा है वो ऐसी वस्तुओं से किया जा रहा है जो नष्ट प्राय हैं, नष्ट हो गई, मिल नहीं सकती, घास फूस नहीं मिल सकती, नष्ट हो गई। कच्ची ईंट के मकान बनाए भी होंगे तो वो नहीं मिले। तो ऐसे झोंपड़ी टाइप मकान बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों पर अगर हम अपनी निगाह दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि ये ग्रामीण व्यवस्था थी। फिर ये लोग सामुदायिक थे, एक समुदाय बना करके रहते थे। हमने इकोनॉमी वाले सेशन में, यानी इससे पिछले वाले सेशन में आपसे बताया कि ये लोग पशुपालन करते हैं। पशुपालन मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसको कि हम मिला करके जन कह रहे हैं। जन मतलब एक कबीला। इन कबीले के पास अपनी अपनी, मतलब इस कबीले के जो बहुत सारे लोग हैं उनकी अपनी अपनी गाय हैं, और इन सब लोगों की गाय एक स्थान पर बदती हैं। उसी के आधार पर हमने गोत्र के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया था। तो ये लोग एक समुदाय बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते हैं, क्योंकि इनको डर है कि दूसरे कबीले के लोग आक्रमण कर देंगे। अकेला व्यक्ति अपनी गायों को लेकर के चलेगा तो गायों के लिए युद्ध भी होता है, एक दूसरा कबीला दूसरे कबीले पर युद्ध भी करता है, लड़ाई करता है, जिसे हम संग्राम, गवेष्टि, गवेषणा जैसे शब्दों से जाने हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। तो ऐसे में एक व्यक्ति कभी भी रक्षा नहीं कर सकेगा, और रक्षा नहीं कर सकेगा, गाय उसके हाथ से चली जाएंगी, उसकी इकोनॉमी डूब जाएगी। इकोनॉमी डूबी यानी उसका संसार लुट गया, वो मर गया, उसका काम खत्म हो गया, उसका जीवन खत्म हो गया। तो ऐसे में ये लोग एक समुदाय बना करके, एक कबीले का निर्माण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। फिर इनकी सामाजिक व्यवस्था समानता पर आधारित है, समानता पर आधारित है।
मार्ग करिए समानता पर आधारित है। समानता पर क्यों आधारित है? अब भाई थोड़ा समझिए, सब लोगों की अपनी अपनी गाय हैं, सब लोगों ने मिलकर के एक ही स्थान पर इनको इकट्ठा एकत्रित किया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चराने भी जा रहे हैं। अगर ऊंच नीच का भेदभाव, ऊंच नीचता का भाव अगर आपस में ये बीच में ले आएंगे तो सब लोग अलग थलग पड़ जाएंगे, समुदाय कभी बन ही नहीं सकेगा। समुदाय नहीं बनेगा तो मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समानता पर आधारित है इनकी जीवन पद्धति। अगली बात वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्चुअल समझ बनाने की आवश्यकता है। वर्ण व्यवस्था सबसे पहले हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में नजर आने को है। 10वें मंडल के अंतर्गत एक पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त के अंतर्गत हमें ये बात दिखाई देगी। एक हमें ऋचा दिखाई देती है, जहां से हमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का जो उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों जातियां, चारों वर्ण दिखाई देने को हैं। क्या है वो ऋचा? तो ऋचा है ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृत उरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्यागुं शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण इसका मुख है, क्षत्रिय इसकी बाहें हैं, बाहें और छाती हैं, उरु तदस्य यद वैश्य इसका पेट ही उदर, यानी उसका पेट यानी उदर ही वैश्य है, और जो नीचे का कमर से नीचे का जो भाग है यानी पैर जो हैं वह शूद्र है। तो यहां बात की गई है कि इसका मुख, इसकी छाती, इसके हाथ, इसका पेट, इसके कमर से नीचे का भाग यानी पैर, तो इसका क्या है? इसका यानी प्रजापति जैसा एक कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देगा कि एक प्रजापति परम पुरुष है जिसके शरीर से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हो रही है। चार वर्ण कौन से हैं? आज भी हम देखते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सारी चीजें दिखाई देते हैं। किंतु एक बात दिखाई देती है जो जानने जैसी है कि ये वर्ण व्यवस्था किस आधार पर निर्मित है? तो कर्म के आधार पर निर्मित है, ना कि वंश के आधार पर। जो जैसा कर्म करेगा उसके आधार पर उसका वर्ण तय होगा, ना कि पिता का क्या वंश है, पिता की क्या जाति है, उसके आधार पर पुत्र का वंश डिसाइड हो, पुत्र की जाति डिसाइड हो। ऐसा नहीं। ऐसी व्यवस्था हमें उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत दिखाई देगी। आज तक उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जारी है, किंतु ऋग्वेद के अंतर्गत कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। यही इसी श्लोक से, इसी ऋचा से समझते हैं मुख क्या करेगा। मुख से या तो हम बोलते हैं, मुख में बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। मुख में नासिका भी है, आंखें भी आ जाती हैं, कान भी होते हैं, मुंह भी होता है। नासिका से हम सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं। यानी ज्ञान को सुनना, सामने की वस्तुओं को देखना, सामने की वस्तुओं को देख करके ज्ञान करना, देखने का ज्ञान करना, ग्रहण शक्ति भी उसमें में है, और फिर बोलना यानी अध्ययन करना और अध्यापन करना, यानी ज्ञान करना और ज्ञान कराना, ये मुख का काम है। सामान्य बात है। यानी जो लोग ब्राह्मण होंगे वो या तो अध्ययन कर रहे होंगे या अध्यापन कर रहे होंगे, ये उनके लिए निश्चित कर दिया। यानी जो व्यक्ति अध्ययन या अध्यापन करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो व्यक्ति
क्षत्रियत्व का काम करेगा। क्षत्रियत्व मतलब रक्षा का काम करेगा। हाथों से हम डिफेंस का काम ले सकते हैं, हम इससे अपनी सुरक्षा करते ही हैं। छाती ठोक करके कोई व्यक्ति कहता आह मुझसे भिड़ करके दिखा, इसका मतलब है कि बड़ा गौरवान्वित हो रहा है, छाती को ही क्यों ठोक रहा है। यानी यहां से पता चलता है कि छाती सुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है। तो जो रक्षा के लिए निर्मित होंगे, जैसे सैनिक होंगे, राजा होंगे, पदाधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, वो सब लोग जो है क्षत्रिय के अंदर समाविष्ट होंगे। वैश्य यानी व्यापार का काम करते होंगे। व्यापार का काम, व्यापार बड़ा गुप्त होता है। थोड़ा हंसने के लिहाज से भी ये बड़ी समझ की बात है कि पेट का काम समझिए क्या है, आपके उदर का काम क्या है, ये कहाँ से लेता है और कहाँ निकाल देता है पता ही नहीं चलता, बड़ा गुप्त रखता है। ऊपर से भोजन हम मुख से खाते हैं और नीचे गुहा मार्ग से निकाल देते हैं। पेट का काम ही नहीं दिखाई देता, किंतु काम तो अंदर यही करता है। ये ना हो तो काम ही खत्म हो जाएगा इस शरीर का। तो व्यापार भी उसी प्रकार से है। विनिमय का जो प्रणाली है वो भी बहुत जरूरी है। उद्योग धंधे बड़े जरूरी हैं, किंतु ये दिखाई नहीं देते। इनके अंदर जो इकोनॉमी का आधार छुपा होता है वो बड़ा गहन अध्ययन करने के बाद समझ आने में है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट हमने देखा है, अभी वैश्यों में दिखाई देगा आपको गुप्ता शब्द। गुप्ता यही गुप्त से बना है। गुप्त मतलब जो कि अपना व्यवसाय धंधा इसके बारे में जो जानकारी है वो गुप्त रखता है। तो ये बड़ी वैसी बात है, किंतु कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट के लिए था। तो जो लोग व्यवसाय का काम करेंगे, व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे, वाणिज्य का काम करेंगे, वो लोग वैश्य के अंतर्गत समाविष्ट होंगे। और जो सेवा का काम करेंगे, यानी जो चतुर्थक श्रेणी में काम कर रहे होंगे, वो सब लोग शूद्र कहलाएंगे। किंतु बड़ी समझने की बात है कि जो पिता का जो वर्ण है वह जरूरी नहीं कि पुत्र का हो। पिता ब्राह्मण है तो पुत्र हो सकता है कि क्षत्रिय हो सकता है कि वैश्य हो सकता है शूद्र हो। पुत्र अगर सेवा का काम देता है तो शूद्र हो सकता है। पुत्र यदि सैनिक बन जाता है तो वो फिर क्षत्रिय कहलाएगा। इस प्रकार से यानी कि वर्ण व्यवस्था में स्वतंत्रता है, वर्ण चयन की स्वतंत्रता है और काम चुनने की स्वतंत्रता है। काम जैसा काम वैसा वर्ण। वर्ण व्यवस्था के बारे में हमारी बात कंप्लीट है ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत। अब एक और डायमेंशन को समझते हैं कि महिला की दशा क्या है इस कालखंड के अंतर्गत। महिला दशा के बारे में सबसे पहले इनकी शिक्षा कैसी है। शिक्षा का स्तर उन्नत है। शिक्षा का स्तर उन्नत है, इसको कैसे जानेंगे? क्योंकि यहाँ उपनयन संस्कार की जो पद्धति है, उपनयन संस्कार मतलब जब विद्यारंभ प्राप्त करने के लिए, विद्यारंभ मतलब विद्या का प्राप्त करने के लिए जब बच्चा गुरुकुल जाता है तो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और उसके बाद गुरु आश्रम में जाकर के विद्या अर्जन करेगा। तो उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार केवल पुरुषों का ही नहीं होता, स्त्रियों का भी होता है। स्त्रियां भी यज्ञोपवीत पहनती हैं, स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करती हैं। और जब स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करेंगी तो लड़कों के समान ही, पुरुषों के समान ही उनकी दशाएं भी होंगी। वेदों के अंतर्गत हम अगर ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद की रचना जहां पुरुषों की हमें प्रधानता दिखाई देगी, किंतु ऐसा नहीं है कि महिला वहां नहीं दिखाई देती। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जहां ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि ऋग्वेद की रचना कर रही हैं। कौन सी महिलाएं हैं, प्रश्न आने की यहां से बहुत ज्यादा संभावना है। इनमें
अपाला, घोषा, विश्वारा, सिक्ता, लोपामुद्रा, ऐसे बहुत सारे नाम आपको सुनाई देंगे। अपाला, घोषा, विश्वारा, सिक्ता, लोपामुद्रा, ये सारे नाम। इन बहुत सारी विदुषी स्त्रियों ने वेदों की ऋचाओं को रचने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो शिक्षा का स्तर उन्नत है, उपनयन संस्कार होता ही है। फिर राजनीतिक जीवन में भी इनकी भागीदारी है। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत जब हम राजनीतिक विशेषता के खंड को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि सभा, समिति, विदध, गण, ये सारी राजनीतिक जो समितियां हैं, जो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि संसद एक सामूहिक पैटर्न है, सामूहिक पैटर्न है। उसके अंतर्गत दो अलग अलग हमें सदन दिखाई देंगे, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ऐसे ही हमें राजनीतिक पैटर्न के अंतर्गत हमें ये 3-4 कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं, जैसे सभा है, समिति है, विदत है, गण है। मुख्यतः सभा और समिति का ही इसमें रोल दिखाई देता है। अभी गण के बारे में तो इतिहासकार ही नहीं जानते, और विदत के बारे में कुछ जानते ही हैं तो वो कहते हैं कि विदत सभा समिति का एक दोनों का संयुक्त सदन होगा, दोनों को मिलाकर बनने वाली जो चीज होगी वही विदत होगी। तो सभा समिति में भी भाग है। और जहां राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका ज्यादा होने लगेगी, वहीं से ये चीजें निकल के आने लगेंगी। महिलाओं की दशा को उन्नत करा नियम बनने लगेंगे, यानी जो नियम बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, उनमें भी महिलाओं की वरीयता दिखाई देती है। इसीलिए महिलाओं की दशा उन्नत हो, इसके लिए काम कहाँ से हो रहा है? सभा समिति से हो रहा है। सभा समिति में कौन है? महिलाएं हैं। वो अपनी आवाज उठाती हैं और आवाज में वह बुलंद आवाज में कहती हैं कि ऐसा काम होना चाहिए महिलाओं के लिए। तो फिर वहां पुनर्विवाह जैसी चीज दिखाई देगी। आधुनिक भारत में है पुनर्विवाह, बड़ी मुश्किलों से ये हो पाया। 1856 में पहला ऐसा विधि हमें दिखाई देगी पुनर्विवाह जैसी। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ेंगे। पुनर्विवाह वहां होता है ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत। पुनर्विवाह क्या है? एक बार विवाह हो गया, पति खत्म हो गया, महिलाएं विधवा हो गई, और वो महिला जो विधवा हो गई उससे कोई अन्य पुरुष अवैध हरकत कर सकता है, तो उससे बचने के लिए पुनर्विवाह जैसी चीजें हमें यहाँ दिखाई देती हैं, जिससे कि उसका जीवन सामान्य तौर पर अच्छे से कट सके। क्यों हम उसको एक बेरहम जिंदगी में धकेल दें? विधवा का जीवन आज भी उन्नत नहीं है, बहुत निम्न गया बीता है। तो पुनर्विवाह जैसी संरचना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर यहाँ अमाजू जैसी विधि दिखाई देगी। अमाजू दिखाई दे रहा है, साथ ही नियोग प्रथा दिखाई दे रही है। अमाजू का मतलब क्या है? अमाजू ऐसी स्त्रियां कहलाएंगी जो, चलो इसे ऐसे समझते हैं, विद्या अध्ययन करने के बाद बहुत सारे छात्र ऐसे होते थे जो जीवन भर शिक्षा प्राप्त करते हैं, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जीवन भर कुंवारे रहते हैं, तो वो तो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ऐसे ही जब स्त्रियां जीवन भर ब्रह्मचारित्व में रहेंगी, साध्वी व्रत धारण करेंगी, शिक्षा ग्रहण करती रहेंगी और समाज कल्याण के लिए काम करती रहेंगी, विवाह नहीं करेंगी, कुंवारी रहेंगी, वही स्त्रियां अमाजू कहलाएंगी। फिर नियोग प्रथा है। नियोग प्रथा के बारे में सामान्य सी बात है, आगे इसके बारे में हम चर्चा कर देंगे। कुरीतियों का स्तर अत्यंत निम्न है। कुरीतियां क्या हैं? जैसे कि पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा नहीं है, बाल विवाह जैसी कुरीति नहीं है, बहुत छोटी कन्याओं की शादी नहीं की जा सकती, और जो है सती प्रथा नहीं है। स्वयंवर का अधिकार है। यहाँ का स्वयंवर बहुत अलग प्रकार का है। स्वयंवर में भी दो चीजें हैं,
उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत आते आते स्वयंवर की प्रणाली बिल्कुल दूसरे तरीके की हो गई। ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत जो व्यवस्था है स्वयंवर की, वो एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। स्वयंवर का मतलब ही ये है जहां कन्या को स्वयं वर चुनने का अधिकार हो। जो स्त्री स्वयं वर चुन सकती हो उसे स्वयंवर कहेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है जो कि हमें रामायण या महाभारत के अंदर दिखाई देगा। सीता जी के लिए जनक जी स्वयंवर का आयोजन करते हैं और एक शर्त आरोपित कर देते हैं कि ये धनुष जो शिव जी का है, इसको जो तोड़ देगा, इस पर ये प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी से मेरी कन्या का विवाह होगा। या फिर द्रौपदी के स्वयंवर को देखिए, मछली की आंख को भेज देगा, उसी से द्रौपदी की शादी होगी। तो ऐसे में तो बहुत गलत संभावनाएं बन सकती हैं। जो पुरुष पराक्रमी हो, बलवान हो, वही प्रतिज्ञा चढ़ा दे, वही मछली की आंख को भेद दे, किंतु उससे कन्या प्रेम न करती हो, कन्या के वो योग्य ना हो, तो ऐसे में तो गलत वर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये स्वयंवर कैसे हुआ? तो जो स्त्री जिससे मन का लगाव रखती है, उसके आधार पर अपने वर्ण का चयन करती है, वर का चयन करती है, उसी को स्वयंवर कहा है। यहां असली वाला स्वयंवर होता है, स्वयंवर में स्वतंत्रता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कुल मिलाकर के महिलाओं की दशा अच्छी है और इसका मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक जीवन में भागीदारी महिलाओं की दिखाई दे रही है। सभा समिति में भाग हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा जरा सोचिए, आपके पास संसद है, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है। अगर महिलाओं की दशा को सुधारना है तो इतिहासकार तो जो कहते हैं सो कहते हैं, विद्वान आजकल के क्या कहते हैं कि अगर आधुनिक महिलाओं की दशा को सुधारना है तो संसद में महिलाओं की संख्या को बढ़ा दीजिए। इसी के आधार पर तो 1/3 का कॉन्सेप्ट आ रहा है। 33% महिलाएं संसद में होनी चाहिए। तो इस पर बड़ी वैसी गहन चर्चा होती है। तो जब महिलाएं ऐसी राजनीतिक संस्थाओं में अपनी भूमिका देने लगेंगी तो उनके अनुकूल नियम बनने लगेंगे। यही स्थिति हमें ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत नजर आ रही है। इसी के साथ अब हम उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था के कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन में देख लेते हैं। जीवन पद्धति स्थायी हो गई क्योंकि कृषि आ गई। कृषि के लिए सामान्य समझ ये है कि क्योंकि कृषि को पकने में 4 से 5 महीने लगते हैं, तो एक स्थान पर ये टिकेंगे और एक स्थान पर टिक करके कृषि के पकने का इंतजार करेंगे, उसी में अपने ग्रहों का निर्माण कर लेंगे। फिर जब कृषि पक जाएगी, फसल पक जाएगी, फसल के पकने के बाद दूसरी फसल बो देंगे। तो इसी प्रकार से स्थायी जीवन की शुरुआत यहाँ देखने में आ रही है। वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? तो जो ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी और यहाँ वंश आधारित हो गई। यानी कि जो पिता का है वंश वही पुत्र का होगा। पिता अगर ब्राह्मण है तो पुत्र भी ब्राह्मण होगा। पिता यदि वैश्य हैं तो पुत्र भी वैश्य होगा। पिता यदि शूद्र हैं तो पुत्र भी शूद्र होगा। यानी कि अब कर्म नहीं, अब पिता वंश देखा जा रहा है। काम कुछ भी हो, काम से फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि जो व्यवसाय की स्वतंत्रता है वो तो खत्म हो गई। व्यवसाय की स्वतंत्रता खत्म होती दिखाई देती है। अध्ययन अध्यापन करेगा जो पिता करता आ रहा है वही पुत्र को करना पड़ेगा। अब पिता करते आ रहे थे अभी तक जो है कि क्षत्रिय का काम, सैनिक थे। अब पुत्र चाहता है, ज्ञानी हो गया है, शिक्षा देना चाहता है तो वो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे तो अपनी वंश में रहना है, अपनी जाति में रहना है। तो कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था के वंश आधारित होने से जो है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता में कमी आई और
समानता में भी कमी आई, क्योंकि स्तरीकृत समाज बन गया। स्तरीकृत समाज बन गया, ब्राह्मणों को उच्च माना जाने लगा, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्रों की दशा अत्यंत निम्न हो गई। तो समानता के स्तर में गिरावट देखने को मिली, जबकि ऋग्वैदिक समाज समानता पे ही आधारित था। अब हम बात करते हैं कि क्या है व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत विवाह की स्वतंत्रता है। विवाह एक हो सकता है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह वहां हमें देखने को मिल रहे हैं। विवाह एक पवित्र संस्कार है, किंतु यहाँ विवाह स्वतंत्रता में बहुत ज्यादा कठोरता आई। विवाह स्वतंत्रता को लगभग लगभग खत्म किया गया। अपने ही गोत्र के अंतर्गत मतलब अपनी ही जाति के अंतर्गत और गोत्र से बाहर विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ। सगोत्री विवाह नहीं हो सकता था। ठीक है, अब यहां से हमारी चर्चा कंप्लीट है। फिर अनार्य मेलजोल बढ़ा, अनार्यों से मेलजोल बढ़ा। हमने शायद पहले या दूसरे वैदिक कालीन खंड से जो लेक्चर तैयार किया था उसमें आपको बताया था कि अथर्ववेद के अंतर्गत अनार्य मेलजोल से आर्यों की संस्कृति पर जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसी में एक संकल्पना टोटमवाद की है। टोटमवाद यानी भूत प्रेत में विश्वास, जादू टोना, चमत्कार, ऐसी पद्धतियों में विश्वास। तो अनार्यों से मेलजोल का ही परिणाम है कि कृषि प्रणाली आ गई है, क्योंकि अनार्य लोग जानते थे पहले से कृषि को, और ये लोग तो पशुपालन पर आधारित इनकी इकोनॉमी थी। तो अनार्य संस्कृति से मेलजोल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसका केवल कृषि पर या स्थायी जीवन पर या बहुत सारे शब्द हमें जो देखने मिल रहे हैं आर्य संस्कृति के अंतर्गत, उसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमें एक युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है जिसे हम दशराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं। मार्क कर लीजिए, दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध की चर्चा हम तब करेंगे जब हम राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए यहां से बात। अभी मैंने बता दिया कि अनार्य मेलजोल के अंतर्गत दशराग्य युद्ध भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आर्य और अनार्य दोनों प्रकार के राजा मिलकर के युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर हम बात करते हैं महिला दशा की। महिला दशा अपने आप में बड़ा डायमेंशन है। महिला दशा के अंतर्गत बहुत बड़ी गिरावट यहाँ हमें देखने मिल रही है। शिक्षा के स्तर में उपनयन संस्कार बंद हो गया। अब वो सारी शिक्षाएं जो कि पुरुषों को मिलती थी स्त्रियों के लिए अब सुलभ नहीं रही। अमाजु प्रणाली को अब जो है कि बंद करने की प्रणाली लगभग आ गई थी, किंतु याद रखिए कि अभी भी विदुषी महिलाएं होती हैं। अभी भी विदुषी महिलाएं होती हैं, जैसे कि गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, उपाध्याया हैं। ये सारी स्त्रियां अभी भी विदुषी हैं, यानी कि अभी भी शिक्षा का स्तर महिलाओं के मामले में इतना नहीं गिरा। अभी भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और विदुषी बन रही हैं। आपने याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद सुना ही है। गार्गी ने बहुत सारे प्रश्न याज्ञवल्क्य से पूछे हैं, तो याज्ञवल्क्य कहीं क्रोधित होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का ये संवाद आपको बताता है कि गार्गी कितनी विदुषी महिला है। इतने विद्वान व्यक्ति से इतनी गहन चर्चा होती है और लगभग हार जीत का फैसला होता है और पलटा कहीं न कहीं गार्गी की ओर झुकता है। तो ऐसे में बिना शिक्षा के ऐसा नहीं हो सकता। तो स्त्रियां अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। राजनीति के स्तर में क्या देखना है? क्या अब सभा और समिति, इनमें इनकी महिलाओं की जो भागीदारी है वो बंद कर दी गई है। महिलाएं अब भाग नहीं ले सकती। भाग नहीं लेंगी तो महिलाओं की जो दशा है वो गिरती जाएगी, क्योंकि महिलाओं के लिए जो नियम बनने चाहिए वो महिलाओं को ज्यादा मालूम होते हैं। अब तो पुरुष बनाएंगे नियम महिलाओं के लिए भी,
तो उतने अच्छे नियम तो बन ही नहीं सकते, वो तो पुरुषों के अनुकूल नियम बना देंगे। तो यही कारण है कि महिलाओं की दशा लगातार यहाँ गिरती हुई दिखाई देगी। महिलाओं के बारे में अभी हमारी चर्चा आगे होगी। अब हम जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था भी यहाँ दिखाई देती है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 3 आश्रम आपको यहाँ दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं आश्रम? एक है ब्रह्मचर्य का आश्रम, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये 3 आश्रम थे पहले। अभी 4 की बात हम बाद में करेंगे सूत्रकाल के दौरान। धर्म सूत्र के अंतर्गत ये चर्चा 4 आश्रमों की चर्चा आएगी, किंतु 3 आश्रम यही हमें दिखाई देंगे। ये हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय है, बच्चे को ब्रह्मचारित्व में रहते हुए विद्या अध्ययन करना चाहिए और गुरु आश्रम में रहते हुए बिताना चाहिए। ये पहले आश्रम का नियम। दूसरा आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष का। 25 वर्ष के बाद व्यक्ति को गृहस्थ में यानी गृहस्थी में प्रवेश करना चाहिए, यानी कि अब शादी विवाह, संतानोत्पत्ति और बहुत सारे जो काम गृहस्थ से संबंधित हो सकते हैं वो सब करने चाहिए। फिर एक आश्रम वानप्रस्थ यानी 50 से 75 वर्ष का समय, जिसमें व्यक्ति अपना पूरा समय लगभग गहन चर्चाओं पर बिताए, उसे ज्यादा गृहस्थी के कार्यों से संबंध ना रहे और केवल मात्र अगर पुत्र अगर कुछ पूछें, थोड़ा बहुत राय जानना चाहें तो राय दें, किंतु ज्यादा मोह माया में लिप्त ना रहे। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वानप्रस्थ के आश्रम में दिखाई देता है। तो आपकी समझ के लिए इतना काफी है। फिर यहाँ पुरुषार्थ दिखाई देंगे। 4 पुरुषार्थ होते हैं वैसे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, किंतु यहाँ से 3 ही दिखाई देंगे। 3 का कॉन्सेप्ट है, धर्म, अर्थ, काम। धर्म का मतलब धर्म से रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सदाचार, नैतिकता, ऐसे काम जिनसे सदगति हो सकती है, पुनर्जन्म के सिद्धांत की जो बात आती है, उसके लिए जो गहन चर्चा हमने पिछले सेशंस में की है, उसको देखिए तो समझ में आएगी आपको बात। तो धर्म का सामान्य अर्थ है कि एक अच्छा जीवन जीना, बुराई से रहित जीवन जीना, एक सच्चाई भरा जीवन जीना। अर्थ मतलब ऐसा काम करना, अच्छे काम करके धनार्जन करना, क्योंकि आजीविका नहीं कमाओगे तो भरण पोषण नहीं होगा, इसलिए अर्थ भी आवश्यक है। और काम मतलब कामना, वासना, संतान उत्पत्ति, ये सब काम के अंतर्गत समाविष्ट होते हैं। और मोक्ष का धारणा बाद में आई तो उसकी चर्चा हम बाद में ही करेंगे। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ऋग्वैदिक सामाजिक दशाओं के अंतर्गत हमें कुछ और चर्चा करनी बाकी रह गई थी, जैसे कि इनका खान पान क्या था। खान पान में सामान्य बात यह है कि दोनों प्रकार के लोग हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, शाकाहार भी हो रहा है, मांसाहार भी हो रहा है। कुछ एक शब्द याद रखना जरूरी है, जैसे कि क्षीर पकौदनम। क्षीर पकौदनम क्या है? इसका निर्माण दूध में यव मिलाकर के किया जाता था। दूध में यव मतलब जौ, दूध में जौ पकाया जाएगा तो क्षीर पकौदनम बन जाएगा। करब एक शब्द है। करब कौन सी एक खान पान की वस्तु है? जौ का सत्तू दही में मिला करके जो चीज निर्मित होती है उसी को उन्होंने करब कहा। और इस समय में भेड़ बकरी का मांस खाया जाता था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि गौ का मांस भी खाया जाता था, इसीलिए गोखन या गोधन शब्द का निर्माण हुआ अतिथि के लिए। तो यहाँ से हमारी खान पान से संबंधित चर्चा कंप्लीट हो जाती है। वस्त्र था। वस्त्र जो करघी शब्द हमने आपको बताया पिछले सेशन में, करघी से वस्त्र का निर्माण हो रहा है। तो कई प्रकार के वस्त्र निर्मित हो रहे हैं। 3 प्रकार के वस्त्र यहाँ से निर्मित होते हैं, जैसे कि नीवी कहते हैं, वास कहते हैं, अधिवास कहते हैं।
नीवी मतलब अधो वस्त्र यानी कमर से नीचे का वस्त्र, जैसे कि लंगोट, अचला वगैरह जो ये लोग इस सभ्यता के पुरुष लोग गांथते होंगे, लगाते होंगे, लंगोट वगैरह पहनते होंगे, उसी को नीवी कहा। और वास मतलब उत्तरी जो मध्य में पहना जाने वाला है, जो धड़ पर पहने जाने वाला है। और अधिवास ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र यानी सर पर पहने जाने वाला वस्त्र, साफा वगैरह। तो इस तरीके से वस्त्र की चर्चा कंप्लीट है। आभूषण के अंतर्गत हम निष्क की चर्चा कर चुके हैं। निष्क एक सोने से बना हुआ आभूषण था। स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे, ये सामान्य बात है। तो कुल मिलाकर के ऋग्वैदिक सामाजिक दशा से हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक सामाजिक जीवन में कुछ एक जो चर्चाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि महिला दशा के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कुछ सकारात्मक बिंदुओं की और कुछ नकारात्मक बिंदुओं की। यद्यपि हमारी चर्चा बेसिक हो चुकी है इस पॉइंट पर, यहाँ कुछ अलग प्रकार का मिसप्रिंट हो गया था तो हमने मार्किंग भी कर दी है और आप समझ ही गए होंगे। तो जो कि हमने सकारात्मक के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो नकारात्मक के हैं, और जो नकारात्मक के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सकारात्मक पॉइंट्स हैं। तो ऐसे समझिए कि सकारात्मक पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि शिक्षा पद्धति उन्नत थी। हमने शिक्षा के बारे में चर्चा कर ली है। इसका क्या प्रमाण मिला है? गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद की चर्चा हमने कर ली, और ये संवाद की चर्चा हमें कहाँ से मिलती है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। कौन कौन सी स्त्रियां विदुषी हैं? गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, उपाध्याया, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां। उपाध्याया बेसिकली कहा जाता था ऐसी विदुषी स्त्रियों को, जो अध्ययन करती थीं, ऐसी स्त्रियों को उपाध्याया कहा जाएगा। किंतु उपाध्याया नाम की कोई स्त्री नहीं हुई, ऐसा मत समझ लेना। तो ऐसी बहुत सारी विदुषी स्त्रियां अभी देखने में आ रही हैं। शतपथ ब्राह्मण में महिलाओं को अर्धांगिनी शब्द से उपयोगित किया गया, यानी पति की पत्नी जो है वो अर्धांगिनी है, आधा भाग है। अर्धांगिनी का सामान्य अर्थ यही है। तो जो आधा भाग है यानी जीवन में उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, यहाँ से पता चलती है। यानी अभी तक इतनी ज्यादा उनकी दशा गिरी नहीं है, ये पता चलता है। किंतु कुछ नकारात्मक बिंदु हैं, जैसे कि विवाह स्वतंत्रता खत्म हो गई, अब स्वयंवर प्रणाली उस प्रकार की नहीं रही, तो स्वतंत्रता तो खत्म हो ही गई। हमने स्वयंवर की चर्चा कर ली है। उपनयन संस्कार बंद हो गया। उपनयन संस्कार बंद हो गया, किंतु स्त्रियां अपने घर पर या गुरुओं के द्वारा शिक्षा ग्रहण करती रहीं, किंतु कुछ स्त्रियां करती नहीं, बहुत सारी स्त्रियों पर रोक लग गई। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है। स्त्री मतलब पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया। ऐसी बात कह के तो यहां से ऐसा लगता है कि पुत्री के प्रति क्या भाव रहे हैं इस समाज के, कितनी गिरी दशा हो सकती है, यहां से समझ में आता है। और मैत्रायणी संहिता में पासा व सुरा के साथ स्त्री को तीसरी बुराई बताया गया है। ये हमारी चर्चा होगी। पर एक बात जो समझनी है, मैत्रायणी संहिता जो बता रही है पासा व सुरा के साथ स्त्री को तीसरी बुराई माना जाना, इसमें थोड़ी अपनी गहन बुद्धि को लगाइए। तो किसके मस्तिष्क की उपज है? पुरुष के मस्तिष्क की उपज है। पुरुष की ओर से कहा जा रहा है, पुरुष ही सुरा का पान कर रहा है, पुरुष ही पासे का उपयोग कर रहा है, पुरुष ही स्त्री उपभोग करता है। स्त्रियों की तरफ से नहीं आ रही है ये बात, पुरुषों की तरफ से बात आ रही है। पुरुषों के लिए ही ये बात की गई है। यानी यहां से और पुरुष प्रधानता की कठोरता दिखाई दे रही है, और स्त्री की स्थिति में अत्यंत गिरावट नजर आ रही है। ठीक है, यहां से हमारे सकारात्मक नकारात्मक बिंदु कंप्लीट हो गए। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद दिखाई दे रहा है। यहां से अगला बिंदु ये है, देखिए मैं मार्क करके आपको दिखाऊं कि ये है अगला बिंदु। अगला बिंदु ये है, ये है ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद नजर आ रहा है। तो विवाद क्या है?
यहाँ जब राजा का कॉन्सेप्ट आ गया, हम राजनीतिक जीवन में पढ़ेंगे राजा के बारे में, कैसे कैसे राजा गोपति से भूपति हो गया। तो जैसे जैसे राजा की स्थिति में परिवर्तन हुआ, वैसे ही वैसे क्षत्रियों की दशाएं भी उन्नत होती गईं। अब क्षत्रियों की दशा उन्नत हो गई तो वो कहने लग गए कि ब्राह्मण क्यों समाज के स्तर में पहला है, समाज के पदानुक्रम में वो पहले स्तर पर क्यों खड़ा है। हम समाज की रक्षा करते हैं, हम इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ काम करते हैं, हम राज्य की सुरक्षा करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, तो हमें ऊंचा होना चाहिए। ऐसा कुछ विवाद हमें यहाँ दिखाई देने को है। फिर वर्ण व्यवस्था से संबंधित क्या पॉइंट है अगला? वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो हमारा पॉइंट है वो ये है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये बात है कि इसमें कठोरता आई। अब वर्ण व्यवस्था उतनी लचीली नहीं रही, स्वतंत्रता समानता घटी, चर्चा हमारी हो चुकी है। रथकारों का उपनयन संस्कार होता था। रथकार यद्यपि शूद्रों की कैटेगरी में ही रखे जाते थे, किंतु शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, किंतु रथकारों का अभी भी उपनयन संस्कार बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रथ निर्मित होंगे और उनका रथों का उपयोग युद्धों में किया जाएगा। किन के द्वारा? क्षत्रियों के द्वारा रथों का भारी मात्रा में उपयोग किया जाएगा, जिससे भूमि विस्तारित होगी, और जब भूमि विस्तारित होगी तो राज्य का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा, कृषि योग्य भूमि बढ़ेगी, तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो इस प्रकार से रथकार का एक अलग महत्व है। अगर हम उनको शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत नहीं लाएंगे तो वो हमसे एक अलग वर्ग बन जाएंगे, उनकी दशा गिर जाएगी। अब रथ उस प्रकार के हमें नहीं मिल पाएंगे, तो ये सारी चीजें होने में उतनी सुलभता नहीं हो सकती। तो उपनयन संस्कार रथकारों का होता था, यहाँ से प्रश्न बन ही सकता है। मनोरंजन में बहुत सारे साधन उपयोग होते थे, जैसे मनोरंजन में घोड़दौड़ होती थी। मनोरंजन के साधनों में पशुओं की लड़ाई हो सकती थी, जो अभी हम बैलों वाला युद्ध देखते हैं, पशु और मानव लड़ाई देखते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। तो गाना, नाच गाना होता था, 7 सुरों का हम वर्णन सामवेद के अंतर्गत देखते हैं। तो गीत संगीत भी होते थे। तो मनोरंजन के साधनों में बहुत सारी चीजें उपयोग हो रही। इस समय में दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत भी प्रचलित थी और यहाँ भी प्रचलित है। दास प्रथा के अंतर्गत अब कठोरता आ चुकी है। अब कठोरता आ चुकी है, बस इतनी बात देख लें। ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत इतनी कठोरता नहीं थी जितनी कि दास प्रथा में अब कठोरता आने के लिए बहुत सारी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। आगे बात करेंगे दास प्रथा पर। जब इससे संबंधित प्रश्न जहां से बनने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं तो गहनता से इसकी चर्चाएं प्रारंभ होंगी। बेसिकली 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कालखंड में दास प्रथा से हम पढ़ाई करना अच्छे से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते ही हैं। इसी के साथ हमारा वैदिक कालखंड का जो सामाजिक विशेषताओं का पहलू है वो कंप्लीट हो जाता है, और इतने के अतिरिक्त कमीशन द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बनने की जो संभावना है वो नगण्यतम हो जाती है। यानी कि यहीं से आने हैं, बस भाषा जो उपयोग करेगा कमीशन, उसको समझना आपकी समझ में आ जाना चाहिए, और आज से ही उसको डेवलप करना प्रारंभ कर दीजिए। और वो डेवलप तब होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख लें, मैचिंग करके देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, मैचिंग कीजिए, हम जो अध्ययन आपको करा रहे हैं उससे आप निष्कर्ष निकाल करके देखिए कितना आप इससे लाभ ले पा रहे हैं, आप खुद समझ पाएंगे। अब जब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, तो हम इतनी आशा तो आपसे कर ही सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसे विद्यार्थियों को शेयर करें जो और इसको देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ
आज की चर्चा हमारी समाप्त होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।